इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे मैंने एक महीने में $4000 कमाए। तो इससे पहले कि कोई ये समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या व्यूज़ की खातिर ऐसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट पेश कर दूंगा। खैर, इस वीडियो में मैं अपना जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे खुद को ग्रो किया, कैसे मैंने 4 to 5 मंथ्स में $9 से $10,000 अर्न किए। मेनली फोकस ये होगा कि किस तरह से मैंने फाइवर पे ग्रो किया, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइवर पे अपने आप को बहुत ग्रो किया। विद इन 4 to 5 मंथ्स में लेवल 2 सेलर बन गया था, विच मीन्स कि मेरे पास एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग फाइवर पे ग्रो कर सकते हो। कैसे कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आती है तो उसके लिए आपने अप्लाई करना और बहुत चांसेस होते हैं कि आपको वो जॉब मिल सकती है। हम इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल इनिशियल से मैं आप लोगों को एडवांस तक समझाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि यार ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो, मैं कहूंगा क्योंकि यार देखो, इसमें आप लोगों का अपना फायदा है, आपके दोस्तों का फायदा है। अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान को भी सीखने को मिलता है तो आई थिंक ये मेरे लिए कामयाबी है, साफ सी बात है। खैर, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 तो ये कि आपने अपनी एक स्किल पकड़ के सीखनी है और उस स्किल के ऊपर आपने उस स्किल का चीता बन जाना है। आपने चेंज नहीं करनी अपनी स्किल। ये गलती कभी मत करना कि एक स्किल सीखा है, 3-4 महीने उस पर काम किया, आपको वो काम नहीं आया, छोड़ दिया। नहीं, ऐसे मत करना। मैंने भी ऐसे किया, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1.5 साल ज़ाया किया था, अपनी स्किल्स चेंज करता रहा था। थोड़ा सा लेवल मुश्किल होता, स्किल छोड़ के दूसरी पे शिफ्ट होता था। लेकिन जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की तो मैंने कहा इसको मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो। और ऐसा ही हुआ। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। और आज माशाल्लाह इतना है कि मैं बहुत से अपने प्रोफेसर से भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो एडिटिंग। दूसरी बात ये होगी गिग बनानी कैसे है। कोई भी नीश पकड़ लो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल नीश पकड़ लेता हूँ, मिसाल के तौर पर कि वेब डेवलपमेंट की अगर मैं एक नीश पकड़ लेता हूँ। अब वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप में से बहुत से लोगों को पता होगी। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की नीश पकड़ता हूँ और उस पर अपनी गिग बनाता हूँ, उसके चांसेस हैं कि वो इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने गिग उस नीश पे बनानी है जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो। अब बनाओगे तो वेब डेवलपमेंट भी, लेकिन वेब डेवलपमेंट में भी फर्दर कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जावा डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट, HTML डेवलपमेंट, और यहाँ पे आ जाती है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। 4 उसकी फर्दर नीशेस आ जाती हैं। उनकी सब नीशेस पे गिग बनाओ। अपनी गिग का जो टाइटल है उस सब नीश पे रखो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कंपटीशन कम होता है, सेलर्स कम होते हैं, ठीक है। तो जब कंपटीशन कम है तो ऑब्वियसली ऊपर आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, नेचुरल सी बात है। दूसरी बात आती है, आपकी गिग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है SEO। अब SEO क्या है, जिसको मैंने इतना जोर देके प्रोनाउंस किया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स किसी भी जगह पे, चाहे वो यूट्यूब है, वेबसाइट्स है, फाइवर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह SEO बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को फाइवर की रेफरेंस से SEO समझाता हूँ। देखो, मैं एक बायर हूँ, मैं फाइवर पे जाता हूँ, तब मुझे चाहिए वहाँ पे एक वीडियो एडिटर। मैं अगर वहाँ पे टाइप करता हूँ कि मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, मैं वहाँ पे लिखता हूँ वीडियो एडिटर, तो फाइवर पे वीडियो एडिटर से रिलेटेड आ जाएगा वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, 2D वीडियो एडिटर, यूट्यूब वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया एड्स वीडियो एडिटर, मतलब वो टॉप सर्चेज आ जाती हैं। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे आप जाके लिखोगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो बहुत सी नीचे और भी सर्चेज आ जाती हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2021, 22, 23, इस तरह के जितने भी मैचेस आज तक हुए हैं वो सब आ जाते हैं। इसी तरह फाइवर पे आपने जब कुछ मैं सर्च करता हूँ वीडियो एडिटर, तो नीचे सेलर्स की जितनी भी सर्विसेज की टाइप्स होती हैं वो सब आ जाती हैं। अब वो जो टॉप सर्विसेज सामने हमें दिख रही होती हैं, हमने वो कीवर्ड्स, वो टैग्स अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। समझ गए हो? इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा सर्च करता है, मैं सर्च करता हूँ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, और आपने ये कीवर्ड प्रोफेशनल वीडियो एडिटर अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन या टाइटल में डाला हुआ है या टैग्स में अगर डाला हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि आपकी गिग मेरे सामने आएगी। और अगर आपकी गिग मेरे सामने आएगी तो बहुत चांसेस है कि अगर उसका थंबनेल अच्छा बना हुआ है आपकी गिग का, तो मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये सीन हो गया। आपने क्या करना है कि सर्च करना है जो भी आपकी नीश है। चलो, स्क्रिप्ट राइटिंग की नीश है, स्क्रिप्ट राइटिंग फाइवर पे सर्च करो। स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स जो टॉप पे आ रहे हैं वो कीवर्ड्स, और जिनमें कंपटीशन भी कम है। पहली बात जो टॉप पे है जिनमें, दूसरी बात कंपटीशन भी कम है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग की नीश में कंपटीशन है 1 लाख। अब स्क्रिप्ट राइटिंग की सब नीश आ जाती है, फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, उसमें कंपटीशन है 12,000। वो कीवर्ड अपनी गिग में डालो, तो कल को अगर कोई भी बंदा यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग सर्च करेगा तो बहुत से चांसेस हैं कि तुम्हारी गिग उसकी सर्च में आएगी, क्योंकि तुमने वो कीवर्ड अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन और अपनी गिग के कीवर्ड्स में डाला हुआ है।
ये होता है SEO। आपने इन कीवर्ड्स को यूज करना है। दूसरी बात SEO में मेक श्योर करनी है कि आपने ये नहीं करना है कि एक कीवर्ड, अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये गए लाइक यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग किया, आपने यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। लाइक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग एक कीवर्ड डाल दिया, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग एक में डाल दिया, ठीक है। एक में डाल दिया लाइक क्रिप्टो वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिप्टो वीडियोस भी यूट्यूब के लिए बनती है, ठीक है। ट्रैवल नीश वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग, ट्रैवल नीश वीडियोस भी यूट्यूब चैनल्स के लिए ही बनती है। आपने जितने भी कीवर्ड्स डालने हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में, टाइटल में, वो एक दूसरे के साथ रेलेवेंट हो, इंटर रिलेटेड हो, उनका आपस में कोई लिंक हो, कोई कनेक्शन हो। ऐसे नहीं करना कि आपने अपने कीवर्ड्स में, अगर आप यूट्यूब के लिए नीश बना रहे हो, गिग बना रहे हो, तो आपने ये नहीं करना कि आपने लिख देना जी आर्टिकल स्क्रिप्ट राइटिंग या ब्लॉग स्क्रिप्ट राइटिंग, नहीं, दैट विल बिकम इररेलेवेंट। जो आपकी टाइटल है गिग का, उससे रेलेवेंट आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। ये हो गया डिटेल में एक चीज। अब फाइवर पे एक दूसरी चीज होती है बायर रिक्वेस्ट। ये चीज जो है फाइवर पे भी होती है, लिंक्डइन पे इसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और अपवर पे भी हम इसको यही कहते हैं कि क्लाइंट्स ने जॉब्स पोस्ट की भी हैं। ये तीनों चीजें सेम है। मैं इसके लिए अभी के लिए बायर रिक्वेस्ट का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मेरी जुबान पे बायर रिक्वेस्ट का वर्ड चढ़ा हुआ है। सो इन प्लेटफॉर्म्स पे एक चीज आती है बायर रिक्वेस्ट, विच मीन्स के क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं। अब क्लाइंट्स जब जॉब पोस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत से सेलर्स होते हैं जो उस जॉब्स को रिप्लाई करते हैं, उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि क्लाइंट्स उन लोगों की जॉब्स को पहले देख लेते हैं जिन्होंने उनको फॉरन प्रपोजल भेजा होता है। मैं क्योंकि खुद हायरिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, महीने में कुछ 15-20 लोगों को एटलीस्ट मैं हायर कर रहा होता हूँ, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि मेरी पोस्ट पे जो लोग पहले को मुझे उसका रिप्लाई कर देते हैं, अपना जो प्रपोजल है वो सबमिट करवा देते हैं, मैं उनको पहले रिप्लाई करता हूँ, उनके साथ इंटरेस्टेड होता हूँ कन्वर्सेशन में जल्दी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अपनी इंग्लिश अच्छी रखनी है। ऐसे नहीं करना कि आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ, दूसरे बताता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, आई वर्क विद दिस क्लाइंट दैट क्लाइंट। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि मैंने अगर अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन में 4 लाइनें लिखी हुई है ना, 4 रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी हैं, वो 4 का ही रिप्लाई करो। अगर मैंने बोला है कि मुझे चाहिए एक वीडियो एडिटर जो कि एनिमेशन का काम करना जानता हो, जो कि की फ्रेमिंग करना जानता हो, जिसको साउंड इफेक्ट्स और एनिमेशन आती हो, और जो कि क्लिप सिलेक्शन बहुत अच्छी रखता हो, तो इन 4 का जवाब इसी तरह दो कि आई एम अ वीडियो एडिटर हु नोज अबाउट की फ्रेमिंग, हु नोज अबाउट साउंड इफेक्ट्स, हु नोज अबाउट एनिमेशन एंड हु कैन सिलेक्ट गुड क्लिप्स। तो कहने का मकसद ये है कि जैसी जितनी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी उसका उतना ही रिप्लाई करना है, लंबी चौड़ी नहीं लगानी है। क्लाइंट्स को ये चीज़ नहीं पसंद आती है, नहीं आती है पसंद। अब यहाँ पे क्लाइंट की साइकी को समझना है आपने, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट की साइकी को अगर आपने यहाँ से ही समझ लिया, बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट सबमिट कर लेता है और आपको जॉब ऑफर कर देता है। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये है कि देखो मेरी तरह के होते हैं लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल जो वर्ड्स यूज, मैं गलत हूँ, मुझे सही हो, मुझे नहीं पता, जो भी वर्ड है मतलब वो फॉर्मल नहीं होते हैं। उनके साथ आपने अगर एक क्लाइंट ने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आई नीड अ स्क्रिप्ट राइटर हु कैन राइट स्क्रिप्ट्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, तो उसको रिप्लाई भी इसी तरह का कर दो, यस आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर हु कैन राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियोस, और नीचे 2-3 निशेस के नाम लिख दो, ठीक है। लंबी चौड़ी नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट जो लिखने में इतना टाइम नहीं लगा रहा, ऑब्वियसली वो पढ़ने में भी इतना टाइम नहीं लगाएगा। इसके बरक्स अगर एक ऐसा क्लाइंट है जिसने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, सारी रिक्वायरमेंट्स अपने प्रपोजल में लिखी हुई है, उसको आपने उसी तरह रिप्लाई करना है। लंबे चौड़े के साथ मतलब आपने ये नहीं करना कि बहुत लंबी चौड़ी लगानी, रेलेवेंट चलना है। अगर उसने 10 बातें लिखी हुई तो 10 का 10 जवाब, 11वां जवाब नहीं देना, ना ही 9 जवाब देने। एक एक चीज उसको अपने प्रपोजल में क्लियर कर दो। ये चीज 2 चीजें होगी, टाइम पे फौरन उस जॉब को सबमिट कर दो। दूसरा ये कि जो जो उसने मांगा बस वो करो, लंबी नहीं लगानी है, ठीक है। मुझे बहुत से लोग कर रहे होते हैं जी, प्रपोजल भेज रहे हैं, आई एम अ वीडियो एडिटर हैविंग दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क विद दैट क्लाइंट, वर्क विद दैट चैनल एंड दिस एंड दैट एंड आई विल वर्क विद योर पे रेट। भाई अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है तो तुम मेरे पे रेट पे क्यों काम कर रहे हो? जिस बंदे का इतना एक्सपीरियंस होता है वो अपनी प्राइस को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता होता है ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी स्किल है और इसकी इतनी प्राइस है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरी बात आती है कि ये तो हो गया कि आपको जो जॉब्स पोस्ट हुई हुई है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, आप वहां से क्लाइंट कैसे ले सकते थे। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो। देखो ये बात बड़ी अजीब है कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला क्लाइंट इंस्टाग्राम से लिया था और उसने मुझे अपने ऑर्डर्स से फाइवर पे लेवल 1 का सेलर बना दिया, तो उसने मुझे इतना काम दिया था उस बंदी ने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सोशल मीडिया से कैसे ले सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों की जो भी नीश है उस नीश में फेसबुक पे ग्रुप्स बने होते हैं, वो ग्रुप्स ज्वाइन करो।
अजान हो रही है, अजान के बाद बाकी बताता हूँ, रुको जरा। उस नीश के तुम लोगों को सोशल मीडिया पे ग्रुप्स मिल सकते हैं, फेसबुक पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं। पहले बताता हूँ कि फेसबुक से क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। तुमने लोग जो भी अपनी नीश चूज़ की हुई है, ठीक है, तुमने उस नीश के अपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं वीडियो एडिटिंग की बात करता हूँ, वीडियो एडिटिंग के तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं। अब तुमने क्या करना है कि उन ग्रुप्स की सारी पोस्ट को पिन कर देना है, उनके नोटिफिकेशन ऑन कर देने के। जैसे कोई बंदा उस ग्रुप में पोस्ट करेगा तुम्हें फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उसके लिए आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी बंदा कभी भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है, आपको अलर्ट रहना है। जैसे ही किसी बंदे ने कोई पोस्ट किया कि मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, आप उसको डीएम कर दो। डीएम में लंबी चौड़ी नहीं लगानी है, टू द पॉइंट। मैं तो बात करता होता था कि सर आपकी पोस्ट देखी थी, आपको इस तरह का एडिटर चाहिए, ये मेरा काम है, इस नीश से रिलेटेड अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन हायर मी। और अच्छा ही मुझे जॉब्स मिली थी उस पर, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट की अगर बात करता हूँ कि एक ऐसी पेज है इंस्टाग्राम पे जो कि वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज बेचते हैं, जो कि वेबसाइट्स बना के देते हैं। और वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए होंगे कि हमें भी वेबसाइट बनानी है, हमें भी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उन लोगों को वेबसाइट चाहिए जिन्होंने ये कॉमेंट किया हुआ कि हम लोगों को वेबसाइट बनवानी है। आप उन लोगों को डीएम करो, क्या तुम्हारा वहाँ पे कमेंट देखा था कि तुम लोगों को वेबसाइट बनवानी थी, तो मैं बना सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, अगर अच्छा लगे यू गाइस कैन हायर मी। नाउ द थिंग इज के आप लोग अगर ये कहेंगे कि यार फॉरन इस तरह क्लाइंट्स मिलेंगे, नहीं। मेरे आज भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 150 से 200 अनसीन मैसेजेस पड़े हुए जो कि क्लाइंट्स ने आज तक सीन नहीं किए, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो मैसेज जिस क्लाइंट ने पढ़ा, मेरे काम में उसको पोटेंशियल दिखा, उसको मेरा वो मैसेज अच्छा लगा, उसने मुझे हायर कर लिया। क्लाइंट हर एक मैसेज पढ़ता भी नहीं है, थोड़ी सी इसमें लक का फैक्टर भी आता है। अब द थिंग इज कि आपने इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट ले लिया, आपने फेसबुक से भी क्लाइंट ले लिया। अब इस क्लाइंट को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है फाइवर। क्यों? क्योंकि फाइवर पे अगर आप ग्रो करोगे तो आपको क्लाइंट एक अगर काम देगा तो आपको कल को और क्लाइंट्स भी काम देंगे। वो कैसे देंगे बाद में बताता हूँ। नाउ द थिंग इज कि बहुत से लोगों को ये चीज चुपती है कि फाइवर पे अगर हम क्लाइंट से ऑर्डर लेंगे तो फाइवर 20% काटता है। ये कड़वा घूंट आपको शुरू में पीना पड़ेगा भाई, साफ सी बात है, ठीक है। तो आपने फाइवर को जो है वो आपने फाइवर पे उससे ऑर्डर प्लेस कर लिया। नाउ द थिंग इसके क्लाइंट को आप फाइवर पे ले गए हो, क्लाइंट से अब कन्वर्सेशन कैसे करनी है। क्लाइंट से कन्वर्सेशन करने का एक तरीका, एक बिजनेस स्ट्रेटजी बता दूं। प्राइस का जिक्र कभी स्टार्ट में नहीं करना, प्राइस का जिक्र सबसे एंड में करना है। शुरू में क्लाइंट को आपने ये मेक श्योर करवाना है कि भाई तेरी खुशी, तेरी तरक्की में मेरी तरक्की है, तेरी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है। क्लाइंट को आपने एक रिलेशन बिल्ड कर लेना है ताकि क्लाइंट को ये फील हो कि यार ये बंदा जो भी काम करेगा दिल से करेगा, मेरे लिए करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आता है मेरे पास, वो कहता है कि यार मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, उसके लिए वीडियोस चाहिए। अब अगर मैं उसको, अब दो तरीके उस क्लाइंट से बात करने के लिए। पहला तरीका ये कि अगर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ जी ठीक है वीडियोस बन जाएंगी, 10 वीडियोस बनाऊंगा $1000 में, ठीक है, और थंबनेल भी दे दूंगा, एसईओ भी कर दूंगा, ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा, अच्छा काम आपको मिलेगा, फिक्र ना करें। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका अगर मैं क्लाइंट से बात करूँ कि सर आप फिक्र ही ना करें, आपको यूट्यूब पे व्यूज मैं दिलवा के दूंगा ऑर्गेनिकली, आपका चैनल ऑर्गेनिकली मैं ग्रो करूंगा, सारा चैनल मैं मैनेज करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर पैसे लगाए ना, दैट विल वर्थ इट। सारा काम हमारी टीम करेगी और आपका चैनल हम ग्रो करेंगे। विद इन फ्यू मंथ्स आपको रिजल्ट नजर आएंगे सर, आपको अर्निंग होगी उससे, आप जितना पैसा लगा रहे हैं आपको उसका वर्थ इट होगा। एक ये तरीका है। डेफिनेटली दूसरे वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्लाइंट को ये फील होगा कि यार ये बंदा कितना दिल से काम कर रहा है, मेरी तरक्की में इस बंदे को अपनी खुशी नजर आ रही है। ये तरीका है। मुझे पता है दिल से हम लोग ये काम नहीं करते हैं सेलर्स, हमें पैसे से खर्च होती है, लेकिन क्लाइंट के साथ रिलेशन ऐसे ही बिल्ड होता है भाई, साफ सी बात है। ये करने के बाद जब आप क्लाइंट का इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लोगे, एंड पे आपने आना है मेन बात पे, जो कि है पैसे की बात। और क्लाइंट से आपने उसका बजट पूछना है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि आप क्लाइंट से उसका बजट पूछते, उसका फायदा ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स का बजट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। मैंने जो $4000 का ऑर्डर पकड़ा था उसमें क्लाइंट का बजट उससे कहीं ज्यादा था। मैंने खुद ही कह दिया था उसको कि सर $4000। उसने कहा ओके। बाद में मुझे रियलाइज होगा कि इसने इतने आराम से $4000 बोल दिए, ये ऊपर भी जा सकता था, साफ सी बात है। आपने क्लाइंट से उसका बजट पूछना। अगर तो उसका बजट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, वेल एंड गुड, और क्या चाहिए। अगर तो उसका बजट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, उस चीज को हैंडल कैसे करना है। आपने क्लाइंट को बोलना है, ये नहीं बोलना कि सर अपना बजट बढ़ाए, नहीं 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 आपका बजट कम है, मैं नहीं काम कर सकता, नहीं। क्योंकि तुम क्लाइंट से तो ऑलरेडी इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन करके आ चुके होगे, तो जब तुम ये वाली बात क्लाइंट को बोलोगे, डेफिनेटली वो अपना बजट ऊपर करेगा। तुमने क्लाइंट को ये बोलना है, सर आपको ही लगता है कि ये काम इतना मुश्किल है, इसमें ये टेक्निकलिटीज हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि $50 कम है इस काम के लिए। ऑब्वियसली क्लाइंट को जब तुम इतना श्योरिटी दिलवा दोगे कि क्लाइंट काम मुश्किल है, तुम मेहनत करोगे, तो क्लाइंट डेफिनेटली अपना बजट बढ़ाएगा। अब द थिंग इज कि आपने क्लाइंट से ऑर्डर प्लेस कर लिया है,
पहला ऑर्डर जो दोगे अपना बेस्ट देना है यार आपने, सीधी सी बात है। 100/100 इतना अच्छा काम देना है कि बस क्या ही बात है। पहला रिव्यू ले लिया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी गिग थोड़ी ऊपर जाएगी। अब कहने का मकसद ये कि पहले रिव्यू के बाद ही गिग रैंक नहीं होती है। कम से कम मुझे 10-12 रिव्यूज लगे थे गिग को रैंक करने में, और वो मैंने 10 से 12 रिव्यूज अपने एक ही क्लाइंट से लिए थे। अब देखो बात ये है कि तुम्हारे पास पहले रिव्यू से नए क्लाइंट्स तो आ नहीं सकते, गिग रैंक हो नहीं सकती, तुम्हारे पास वो एक ही क्लाइंट है। उस एक क्लाइंट के साथ तुमने अपना रिलेशन कैसे बिल्ड करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अब आजकल के ज़माने में ना कोई भी क्लाइंट होता है वो कोई एक काम नहीं कर रहा होता है। अगर एक क्लाइंट तुमसे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहा है, डेफिनेटली उस क्लाइंट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होगा, डेफिनेटली उस क्लाइंट का यूट्यूब चैनल भी होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो होगा। तुमने उससे पूछना है कि सर ये काम आप किसके लिए करवा रहे हैं। वो कहेगा जी वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ। अच्छा आप वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, ठीक है सर मैं आपको आर्टिकल्स भी लिख के दे सकता हूँ। अगर तुमने उसको अपना पहला काम इतना अच्छा करके दिया होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट इस चीज़ पे मानेगा कि तुम आर्टिकल्स अच्छे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि आपने क्लाइंट को कहा कि सर मैं आपको आर्टिकल्स भी लिख के दे सकता हूँ। अब आपने उसके अच्छे आर्टिकल्स भी लिख के देने। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार मुझे आर्टिकल्स लिखना आते नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपनी हायरिंग की स्किल्स को अच्छा करना है, एक अच्छा आर्टिकल राइटर हायर करना है। क्लाइंट से मिसाल के तौर पर अगर $50 में आपने उस आर्टिकल का ऑर्डर लगवाया है, उस अच्छे आर्टिकल राइटर को $20 पे कर दो, उससे $20 में काम निकलाओ, अपना $30 अपना मुनाफा रखो और क्लाइंट को वो काम डिलीवर करो। जब वो काम इतना अच्छा होगा तो क्लाइंट खुश होगा। अब तुम क्लाइंट के साथ और चीज़ों पे भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तुम उससे पूछ सकते हो कि सर इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हैं, मतलब अपने इस बिजनेस से रिलेटेड, उसके लिए आपको टेम्पलेट्स चाहिए होंगे, आपको थंबनेल्स बनवाने होते होंगे, सर मैं आपको बना के दूंगा। क्योंकि तुम्हारा पास में उस क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, क्लाइंट डेफिनेटली तुम्हें काम देगा फ्यूचर के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्लाइंट के लिए इसी तरह काम किया था और फिर मैंने उसको कहा कि सर मैं आपके डिफरेंट चैनल्स पे संभाल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पिछले एक चैनल जो मैंने उसके लिए काम किया था इतना अच्छा मैंने उसको ग्रो करके दिया था। ही वॉज रियली इम्प्रेस। उसने कहा था ठीक है तुम बाकी काम भी मेरे लिए करो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि आपको जब क्लाइंट बार बार अब काम देगा अपने डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है, तुम्हारी गिग रैंक करेगी। ये तरीका है भैया कि कैसे मैंने कहा था ना, एक क्लाइंट से आपने गिग रैंक कर सकते हो, इस तरह से तुम्हारी गिग रैंक करेगी। अब द थिंग इज कि फाइवर को फायदा हो रहा है भाई। फाइवर देख रहा है कि ये सेलर मुझे फायदा दे रहा है, ये सेलर ऑर्डर्स ले रहा है, ये सेलर जब जब ऑर्डर लेता है फाइवर को 20% फायदा मिलता है। यहाँ पे एक और चीज भी है। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है जो कि $5 का ऑर्डर लेता है और एक सेलर है जो कि $50 का ऑर्डर लेता है। इस सेलर से फाइवर को सिर्फ $1 का फायदा हुआ है। फाइवर ने 20% रखना था, $1 का फायदा हुआ है। इस सेलर से फाइवर को $10 का फायदा हुआ है। फाइवर इस सेलर की गिग को ज्यादा प्रमोट करेगा। इसलिए कहते हैं कि महंगे क्लाइंट्स पकड़ो, महंगे ऑर्डर लो, ठीक है। जो महंगा क्लाइंट होता है ना, कभी सस्ती दुकान पे नहीं जाएगा, कभी सस्ते सेलर के पास नहीं जाता जिसने $5 में जो कहते हैं मैं प्रोफेशनल काम करके दूंगा, नेवर। हम भी ऐसे ही यार, हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पठान की रेडी से हमें वो चीज़ मिलेगी जो एक ब्रांड पे मिलेगी, ठीक है। जब हमारी जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं हम ब्रांड पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये अच्छी चीज़ देंगे, चाहे काम दोनों के पास सेम होगा लेकिन हम जाएंगे ब्रांड पे। इसी तरह महंगा क्लाइंट्स कभी सस्ते सेलर्स के पास नहीं आता जो कि $5 से $10 में काम करके देते हैं। और ना ही फाइवर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सेलर्स को प्रमोट करता है क्योंकि उनकी सेलिंग से फाइवर को कुछ कम प्रॉफिट मिल रहा है। फाइवर अपना 20% रखता है, ऑब्वियसली फाइवर $50 वाले को ज्यादा प्रमोट करेगा। अगर तुम्हें इसके लेवल पे पहुंचना है ना, तुम $5 वाले को, तो तुम्हें 10 ऑर्डर लेने होंगे तब तुम इस लेवल पे आओगे, तब तुम फाइवर को $10 का प्रॉफिट दोगे। तो एवरेज सेलिंग प्राइस अपनी अच्छी रखनी है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरह एक क्लाइंट के थ्रू आप लोगों ने ग्रो किया है, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि जब ये सब आप कर रहे होगे, उस क्लाइंट से बार बार ऑर्डर ले रहे होगे, आपकी गिग रैंक करना शुरू हो जाएगी, गिग ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब जब गिग ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, डेफिनेटली आपको न्यू क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब जब न्यू क्लाइंट्स के मैसेजेस आएंगे, आप उनके साथ अपनी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। अगर उसने अपने मैसेज में 4 बातें की, 4 का जवाब दो, 5वीं मत करना प्लीज, ठीक है ना, लंबियां नहीं लगानी है। न्यू क्लाइंट्स आएंगे, उनके साथ काम करना है। अब एक पॉइंट आता है कि जब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका बोझ बहुत बढ़ गया। अब आप ये सोचोगे यार इतने सारे काम मैं खुद कैसे करूं। यहाँ पे आपकी HR की स्किल्स काम आती है, हायरिंग स्किल्स, ठीक है। आपने नीचे बंदे हायर कर लेने हैं, आपने हर काम के लिए बंदा हायर कर लेना है। वो बंदा वो काम करेगा, ठीक है, आप अपना उसमें से प्रॉफिट रखोगे और आपका फाइबर ग्रो करेगा। फाइबर ग्रो कर लिया, नाउ द थिंग इज कि उसको सस्टेन कैसे करना है। देखो फाइबर को समझना ऐसे ही जैसे एक औरत को समझना है, बहुत मुश्किल है, बट वंस यू क्रैक द कोड कुछ मुश्किल नहीं उसके बाद, साफ सी बात है। तुमने क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। यार फाइवर की सबसे गंदी बात यह है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। फाइवर नहीं देखता कि तुम कितने बड़े सेलर हो, क्या सीन है।
अक्सर गिग्स डी रैंक हो जाती है, उसके बाद गिग रैंक नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग मार खा जाते हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपकी अब यहाँ पे एक टिप देता हूँ, अगर एक काम है, उस काम के लिए आपके पास बंदे हैं भी नहीं है बंदे, वो काम मत लो जिस काम का ना आपको नॉलेज है ना उस काम के बंदे हैं। अगर लालच में आके वो काम ले लोगे ना तो कल को काम खराब हो सकता है। ऐसा कभी मत करना, क्लाइंट को बोल देना सॉरी ये काम मुझे नहीं आता भाई, साफ सी बात है। खैर ये सब चीज़ें जो थी मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे क्लाइंट लाने से, कम्युनिकेशन करने से लेके, क्लाइंट के साथ परमानेंट रिलेशन बनाने से लेके आपने क्लाइंट के नए क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, ठीक है, और फाइवर पे सस्टेन कैसे रखना है खुद को, ये मैंने आपको सब बता दिया। थोड़ा अपवर्क और लिंक्डइन का भी बता देता हूँ कि अपवर्क और लिंक्डइन में भी इसी तरह जॉब्स की पोस्ट आती हैं, वहाँ पे आपने इसी तरह अप्लाई करना है। 4 बातें पूछिए, 4 का रिप्लाई करो, 5 पूछिए, 5 का रिप्लाई करो, लंबी नहीं लगानी। ना ही अपवर्क पे ना ही लिंक्डइन पे क्लाइंट्स आते हैं। मुझे अपवर्क से 3 क्लाइंट्स आए हैं और बहुत महंगे क्लाइंट मिले हैं। अपवर्क पे ज़्यादा महंगे क्लाइंट होते हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। मैंने 3 क्लाइंट्स लिए थे और कुछ $600 अपवर्क से कमाए, सिर्फ उन $3 से, सिर्फ उन ऑर्डर से, ठीक है। सो अपवर्क और लिंक्डइन में भी ग्रो करने का यही सेम तरीका है। नाउ द थिंग इज के अब एक बात पे हम आए थे कि मैंने $4000 कैसे कमाए थे। अब वो बताता हूँ कि $4000 मैंने कैसे कमाए थे। वो ऐसे कमाए थे भाई के एक क्लाइंट था, उसने कहा कि यार मुझे अपने YouTube चैनल के लिए कुछ वीडियोस बनानी है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बना दूंगा। मैंने उसको 10-12 वीडियोस बना के दी, उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा यार मैं तुमसे और वीडियोस बनवाना चाहता हूँ। मैंने कहा श्योर सर व्हाई नॉट। मैंने उसको बनवा के और वीडियोस मैंने उसको बना के दी। अब इस में मैंने कहा यार देखो मैंने क्लाइंट के साथ अपना ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड कर लिया। मैंने कहा सर क्या आपको लोगों की सर्विस भी चाहिए, मैं आपको थंबनेल की सर्विस भी आपको चाहिए, क्या मैं आपको थंबनेल बना के दूँ? उसने कहा बना दो। मैंने क्लाइंट से थंबनेल्स भी बनाए, मैंने उसको SEO भी करके दी, उसके भी मैंने एक्स्ट्रा उससे चार्ज किए। ये जो सारी बातें आपको बताई हैं वो सब इम्प्लीमेंट की। ये सब जब मैंने इम्प्लीमेंट की, क्लाइंट को मैंने कहा कि मैं आपको ये सब सर्विसेज करके दूंगा, तो मेरे महीने का कुछ $4000 बन गए थे। और उस 1 महीने में मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। नीचे बंदे रखे हुए थे, उन बंदों को मैंने दिया होगा कोई मैक्सिमम $1000 दिए होंगे, बाकी कोई $3000 मेरी जेब में आ गए थे। सो दैट्स हाउ आई अर्न $4000 इन 1 मंथ। और इन 5 महीनों में मैंने फाइवर पे लाइक $9,000 to $10,000 कमाए थे। मैं यहाँ पे सारी अपने ऑर्डर्स की लिस्ट जो है वो लगा दूंगा ताकि किसी को ये ना लगे कि फेक है। ये तुम लोग देख सकते हो कि 1 महीने में कैसे ऑर्डर पे ऑर्डर लग रहा था, ठीक है। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन, कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स थे वो सेम क्लाइंट्स थे, ठीक है ना। बार बार ऑर्डर प्लेस करते थे। तो जो बात मैंने आपको की है कि सस्टेनेबल ग्रोथ है, आप उस क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करना है कि वो आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करे। उन्होंने बार बार ऑर्डर प्लेस किया एंड आई ग्रो ऑन फाइवर। तो ये एक तरीके थे जिनसे मैंने पर्सनली ग्रो किया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फिर एक बार रिवाइंड कर लेंगे क्या क्या सीखा कि एक सस्टेनेबल स्किल सीखनी है, मॉडर्नाइज स्किल सीखनी है जिसमें आपको परमानेंट बेस पे काम मिलता है। आपने एक SEO ऑप्टिमाइज गिग बनानी है कि ऑर्डर लिए बगैर भी आपकी कहीं ना कहीं पहले 5, 6, 7 पेजों पे कहीं ना कहीं नजर आए। और जो गिग बनानी है वो लो कंपटीशन नीश पे गिग बनानी है। क्लाइंट्स फाइवर, अपवर्क को लिंक्डइन से कैसे घेरने हैं, जॉब रिक्वेस्ट को कैसे प्रपोजल सबमिट करवाना है। 5वां सोशल मीडिया से आपने क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, उन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, मतलब क्या आपकी होना चाहिए प्रोसेस, बहुत अच्छा देना, साफ सी बात है। आफ्टर दैट क्लाइंट के साथ आपने अपना एक रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, उसके अपनी डिफरेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट आपने उसके साथ लॉन्ग टर्म काम कैसे करना है एंड देन न्यू क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है। 11वीं चीज़ ये थी कि फाइवर पे फिर अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है आपने। ये कुछ 11 चीज़ें थी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगेन मैं कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगेन ये बात करते हैं मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं कहता होता ऐसे। आई बिलीव कि जिसको वीडियो अच्छी लगी वो खुद ही कर लेगा, बट ऐसे बहुत कम लोग ही करते हैं तो अब मुझे खुद ही कहना पड़ता है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।